हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो यस, आज के ना इस सेशन में ना हम लोग आगे एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस की जो एनसीईआरटी का पार्ट 1 इज ऑलरेडी देयर। आई होप यू पीपल हैव सीन दिस। चलिए हम आरएनए वो से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रीड इट लाइन बाय लाइन एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन an immediate question come evident which is the first genetic material. like हम ये जानना चाह रहे हैं कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है या फिर आरएनए है। ठीक है, तो इसका जवाब है कि आरएनए जो था वो पहला जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, बिकॉज सारा जो प्रोटीन बनाने का काम होता है वो तो आरएनए का ही होता है। तो अगर स्टार्टिंग में आरएनए ना होते और सिर्फ डीएनए ही होते तो डीएनए कांट मेक प्रोटीन। डीएनए कांट मेक प्रोटीन ना, डीएनए से आरएनए बनता है फिर प्रोटीन बनता है। तो इनिशियली तो सिर्फ आरएनए ही था। ठीक है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे लाइक अगर हमें हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करवाना है या हमारी बॉडी में ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस होने हैं, है ना, उस सब चीज़ के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स बनवाने हैं। कैसे बनेंगे? आरएनए प्रोटीन्स बनवाता है एमआरएनए के ऊपर। आपको आगे ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अभी शायद आपको ना आ रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यस, दैट्स अ फैक्ट कि आरएनए जो है वो मेटाबॉलिज्म में काम आता है। कैसे? क्योंकि ये जो आरएनए होता है ना स्टूडेंट्स, ये ना एंजाइम्स रिलीज करवाता है, बेसिकली प्रोटीन्स बनवाता है। तो प्रोटीन्स क्या बनवाएगा? एंजाइम्स बनवाएगा। प्रोटीन्स बनवाने का क्या मतलब है? एंजाइम्स बनवाना, है ना। तो प्रोटीन्स क्यों बोला, एंजाइम ही बोल देते, क्योंकि बेटा एंजाइम्स तो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के लिए तो एंजाइम्स चाहिए एंड उसके लिए तो सेल्स चाहिए, एंड सेल्स के अंदर क्या चाहिए? आरएनए चाहिए, क्योंकि सारा मेन काम तो आरएनए का ही है ना। कोई सेल्स कोई एंजाइम रिलीज करते हैं तो वो सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? आरएनए बनवा रहा है ना वो एंजाइम। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर आरएनए का मेजर रोल था। तो जितने भी हमारी बॉडी में मेन प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, वो आरएनए के बिना नहीं हो सकते थे। तो अगर इनिशियली आरएनए ही नहीं होता तो बॉडी के सारे प्रोसेसेस कैसे होते? डीएनए कांट डू ऑल दीज प्रोसेसेस। डीएनए से हमारी बॉडी में आरएनए बनता है, देन थिंग्स हैपन। आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है, मतलब वही प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है। वही मेटाबॉलिज्म हो गया, मतलब प्रोटीन बना के फिर मेटाबॉलिज्म करवाना, है ना। स्प्लाइसिंग में भी काम आता है। अब स्प्लाइसिंग का मतलब नहीं आपको पता, आगे जाकर समझ में आ जाएगा, चैप्टर पढ़ रखा है तो पता होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आरएनए के बेस पर होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आरएनए जो था वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह इनिशियली एक्ट करता था, बट द प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज नॉट वेरी स्टेबल। ठीक है, और आरएनए जो था ना वो स्टेबल नहीं था, क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट था। आरएनए वाज अ कैटलिस्ट, मतलब एंड डीएनए इज नॉट कैटालिटिक एक्टिविटी डीएनए में नहीं होती है। आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, मीन्स वो रिएक्शन को हेल्प करता है उनकी स्पीड बढ़ाने में। ज़्यादातर तो प्रोटीन्स ही करते हैं, एंजाइम्स ही करते हैं, बट कुछ एंजाइम्स आरएनए के भी बने होते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शंस में अपना इनका हिस्सा है, रिएक्शंस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट था, इसका मतलब क्या हुआ? इट वाज रिएक्टिव, और रिएक्टिव चीज़ें क्या होती हैं? अनस्टेबल होती हैं। दैट इज वाई व्हाट हैपेंड कि आरएनए से नेचर ने डीएनए बनाया। कैसे बनाया? राइबोस को डीऑक्सीराइबोस बना दिया, एक ऑक्सीजन हटाकर, है ना। फिर यूरासिल को क्या कर दिया? थाइमिन कर दिया। तो ये सब चेंजेस हुए एंड आरएनए से डीएनए बन गया। क्यों? क्योंकि डीएनए वॉज स्टेबल। डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। ठीक है, उससे वो ज़्यादा स्टेबल फील करता है। एंड डीएनए सिंस इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। अब डीएनए जो है वो हमारा क्या है? आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंड, अब डीएनए जो है वो आरएनए से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो क्या है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड इन नेचर एंड डबल स्ट्रैंडेड नेचर्स आर स्टेबल इन नेचर। ये तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आ जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड से क्या होता है?
मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था अच्छे से कि अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता होता है डीएनए को, तो वो दूसरा स्ट्रैंड अपने आप जनरेट हो जाता है उसका। तो अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो भी जाता है तो वो दोबारा बन जाता है। एंड दूसरी चीज़, अगर उनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट भी जाता है, जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो दोबारा से अपने बॉन्ड बना के फिर से डबल स्ट्रैंडेड बन जाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे वो बताया था ना ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में, एक बार तो डीएनए टूट गया था, बट देन एज द टेम्परेचर बिकेम नॉर्मल तो डीएनए वापस से आपस में आके जुड़ गया। तो डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है एंड इसके पास में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी है, उससे क्या होता है, इट रेजिस्ट द चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। ठीक है, इट रेजिस्ट द चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर, रिपेयरिंग भी इसमें हो जाती है। ठीक है, ओके, यही आपको पढ़ना है आरएनए वर्ल्ड के अंदर। ओके, आपने डिटेल में पढ़ा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। मॉलिक्यूलर बेसिस जैसे चैप्टर्स की कोई डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, बट चैप्टर पढ़ने के बाद जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता उसको नुकसान हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़नी है बट चैप्टर पढ़ के पढ़नी है ना। दिस इफ आई स्टार्ट टीचिंग यू दिस चैप्टर ना, देन इट विल टेक द रेस्ट ऑफ द टाइम इंटायरली। सो आप मेरे लेक्चर जो मैं अपलोड कर रही हूँ इकोसिस्टम बाय, इस मंथ के एंड तक आई विल बी कंप्लीटिंग विद यू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी, मॉलिक्यूलर बेसिस की एनसीईआरटी, बॉटनी की बात कर रही हूँ, इकोसिस्टम पूरा हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की भी हम क्या कहते हैं वो डिस्कस कर लेंगे, उसकी एनसीईआरटी भी हम डिस्कस कर लेंगे, एंड हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको भी मैं पूरा पढ़ा दूँगी। तो ये 5 चैप्टर्स आपके पक्के हो जाएंगे। एंड इसी तरह से उधर जूलॉजी के अंदर एवोल्यूशन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी बेसिकली ऑडियो के फॉर्मेट में, बायोटेक की एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल्स की भी एनसीईआरटी में आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर उधर हो जाएंगे, है ना, 5-6 चैप्टर इधर करवा देंगे इस मंथ के एंड तक। इस मंथ में अभी हमारे पास में काफ़ी दिन है, अभी 17 डेज आसपास है, तो हो जाएगा अपना, तो ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स हो जाएंगे। फिर टोटल बुक में 16 है, 2-3 तो बोर्ड्स में आने नहीं है, तो 2-3 बच जाएंगे, वो 15-20 दिन में कर लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की भी ऑर्गेनिक आई विल टीच यू मोस्टली, डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू। रेप्लिकेशन की बात करें, हाँ जी, रेप्लिकेशन क्या है फटाफट पढ़ते हैं। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for application. Watson and Crick ने जैसे ही उनका स्ट्रक्चर देखा, उन्हें रेप्लिकेशन के बारे में समझ आ गया, बिकॉज वो बहुत सिंपल थी। तो उन्होंने बोला इट इज़ नॉट एस्केप्ड अ नोटिस, मतलब ये हमारी नज़रों से दूर नहीं है ये चीज़ कि स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पॉस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट दैट, कि मतलब जो डीएनए के अंदर पेयरिंग है उससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि किस तरह से कॉपिंग मैकेनिज्म हो रहा होगा जेनेटिक मटेरियल का, मतलब किस तरह से जेनेटिक मटेरियल की कॉपी हो रही होगी, ये तो हमें एकदम से पता चल जा रहा है, इसको देख के पता चल जा रहा है, हमें स्पेसिफिक पेयरिंग को हमें देखकर ही पता चल जा रहा है कि किस तरह से इनकी एप्लीकेशन जो है वो चल रही होगी। तो उस स्कीम ने क्या बोला था, उस स्कीम में हमें ये पता चला था कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है वो सेपरेट होंगे एंड वो दूसरा और अलग अलग हो जाएंगे। जो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, ध्यान से उसको देखना था। 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, फिर एक स्ट्रैंड के अराउंड जो है उसका सीक्वेंस देखकर उसका अपोजिट सीक्वेंस का एक स्ट्रैंड बन जाएगा जिसके साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मैंने बताया ना, एडेनिन के सामने थाइमीन, गुआनोसिन के सामने साइटोसिन, दिस इज व्हाट आई टॉट यू अबाउट, राइट। तो इस तरह से वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसी रेप्लिकेशन पूरी हो जाएगी तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल के पास में एक पेरेंटल होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, एंड दिस स्कीम वॉज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इस स्कीम को हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, हमने बोला सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया आप लोगों को? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए, मतलब ये प्रूफ हम देखना चाह रहे हैं कि पुराना डीएनए का एक स्ट्रैंड आ रहा है एंड एक नया स्ट्रैंड बन जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे एक, इस एक्सपेरिमेंट में वो डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया, देखो नाइट्रोजन आपको कहाँ मिलते हैं, उस बेस में मिलते हैं, नाइट्रोजनस बेस में मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। ठीक है, तो ई कोलाई के जो अंदर जो डीएनए होता है उसमें यूजुअली तो N14 ही पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ लिया ई कोलाई, काफ़ी सारे ई कोलाई लिए, एंड डेफिनेटली सबके पास में लाइट ही होता है नाइट्रोजन, इट्स नॉट अ रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, कीप दैट इन माइंड, इट इज़ ईदर लाइट और हैवी नाइट्रोजन। तो सबके पास में लाइट नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, तो उन्होंने ई कोलाई को क्या किया बच्चे, एक मीडियम में उनको उगाया जिसमें N14 नहीं था बल्कि N15 था।
क्या था, N14 नहीं था बल्कि N15 था। ग्रेट जी। अब होगा क्या, जब वो अपने नए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बनाएगा, ऐसे अब पहले तो क्या होगा कि N14 ही है सारे, तो N14 के सामने अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो सारे N15 के होंगे, क्योंकि वो बाहर के सोर्स को यूज़ करेगा तभी तो उसके डीएनए में नाइट्रोजन आता है, और बाहर के सोर्स में हमने उसको N14 के बजाय N15 दे दिया है। तो अब क्योंकि एक एक पुराना एक जब एक पहली रेप्लिकेशन होती है जो 20 मिनट के बाद होगी इकोलाई के अंदर, तो पहला जो एक स्ट्रैंड तो जो होगा, वो जो नए बैक्टीरियाज बनेंगे वो हाइब्रिड होंगे, मतलब उनमें एक स्ट्रैंड तो अपने पेरेंट्स के डीएनए जैसा ही होगा N14, क्योंकि वो पेरेंट्स किसी और इन्वायरमेंट में बने थे जहाँ पे N14 था। ये जो नए इकोलाई बन रहे हैं N15 में बन रहे हैं, तो इनमें एक तो पुराना ही होएगा और एक इनमें नया होएगा, एक इनमें पुराना होगा और एक इनमें नया होगा। ठीक है, और इसी तरह से फिर क्या होगा, हाइब्रिड, कुछ हाइब्रिड बनेंगे, एंड इसके बाद में अब जितने हाइब्रिड बन गए सो बन गए, इससे ज़्यादा हाइब्रिड हमें, मतलब हाँ ठीक है ना, समझ रहे हो। ऐसे हमारे पास में टेक फॉर एग्जांपल 5 हमारे पास में बैक्टीरिया थे, उनके पास में N15 था। अपने नोटबुक पे साथ साथ बनाओ, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ। फिर उससे क्या हुआ, वाई नॉट टेक 2, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। हमारे पास में 2 बैक्टीरिया थे, उनके पास में N14 था। अब उससे हमारे पास में क्या बन गए, 4 बैक्टीरियाज बन गए। अब इनमें क्या है, क्योंकि नया सोर्स यूज हो रहा है तो एक तो पुराना ही होगा, दैट इज N14। अब जो साथ में एक स्ट्रैंड आ रहा है वो आ रहा है N15। अब ये 4 हमारे पास में हो गए हैं हाइब्रिड। अब क्या होगा, अब एक बारी 20 मिनट के बाद एक और एप्लीकेशन होगी, एक रेप्लिकेशन होगी N14 वाले की, क्योंकि अब जो सेल में एक स्ट्रैंड N15 है, एक N14 है, दोनों ही एज अ टेम्पलेट काम करेंगे। ठीक है, अब N15 है चाहे N14 है, आने वाला तो N15 ही है, N14 तो कहीं से आने नहीं वाला क्योंकि सोर्स में N15 है। तो अब क्या होएगा, N15 के सामने भी 15 आ रहा है और N14 के सामने भी 15 आ रहा है, तो 8 सेल्स बनेंगे। ठीक है, 8 में से 4 के अंदर पेरेंट वाला N15 है और 8 में से 4 के अंदर पेरेंट वाला N14 है। 8 में से 4 के अंदर पेरेंट वाला N14 है और 8 में से 4 के अंदर पेरेंट वाला N15 है। ठीक है, अब क्या हो गया, 4 के अंदर N14 के सामने N15 बने और 4 के सामने N15 के सामने N15 बने। तो डिड यू ऑब्जर्व वन थिंग, हाइब्रिड पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है, तो हाइब्रिड का नंबर हमेशा सेम रहता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये रेप्लिकेट करते गए और N15 वालों का नंबर तो बढ़ता गया और हाइब्रिड वालों का नंबर 4 ही रह गया। ठीक है, तो इससे उन्हें पता चल गया देखो कि हाइब्रिड का नंबर उतना ही रहा है, तो इससे उनको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव ही है। आपको भी तो हुआ ना क्लियर। अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, जो मैंने समझाया वही लिखा है, बस ध्यान से सुनते जाओ। They grew E. coli in a medium containing NH4Cl। कौन से मीडियम में इन्होंने E. coli को उगाया, जिसमें N15 था। इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट इज़ अ हैवी आइसोटोप एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। काफ़ी टाइम के लिए उनको रखा एंड 20-20 मिनट के बाद नई नई जनरेशन बनती रही। एंड आगे क्या लिखा है, रिजल्ट वॉज दैट N15 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो नया जो डीएनए बन रहा था उन सब में N15 ही था, N14 नहीं था। ठीक है, एंड अगर सेल के अंदर और भी कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड था उसमें भी N15 ही था, N14 नहीं था। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड। अब इसको हमने क्या किया, बहुत सारे के सारे बैक्टीरियाज को हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी कॉन्फ़िगरेशन में हमने डाल दिया। अब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी कॉन्फ़िगरेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हैवी वाले जो इकोलाई थे वो नीचे आ गए थोड़े से, एंड लाइट वाले जो थे वो ऊपर आ गए और हाइब्रिड वाले जो थे वो बीच में आ गए। ठीक है, तो लाइट वाले तो थे ही नहीं क्योंकि लाइट वाले तो खत्म हो गए ना, या तो हाइब्रिड है या तो हैवी वाले हैं, तो हैवी वाले नीचे थे और हाइब्रिड वाले ऊपर थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अब उन्होंने हाइब्रिड वालों को अलग कर दिया, हाइब्रिड वालों को उन्होंने अलग कर दिया। अब वो ले आए सिर्फ N15 वाले। अब उन N15 वाले जितने भी थे हाइब्रिड वाले अलग कर दिए सीजियम क्लोराइड के थ्रू, N15 वालों को दोबारा से N14 वाले मीडियम में डाल दिया। ठीक है,
and took the samples at various definite time intervals as the cells multiply. मतलब उनका कोई टाइम इंटरवल सेट था, उसके बाद में वो सैंपल लेते गए, ठीक है। उन्होंने उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके देखा, जो कि उन्होंने देखा कि है तो डबल स्टैंडर्ड ही। वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, और हर टाइम पर उन्होंने, जैसे कुछ सैंपल उन्होंने 20 मिनट बाद लिया, कुछ 40 मिनट बाद लिया, कुछ 1 घंटे बाद लिया, कुछ 2 घंटे बाद लिया, उन्होंने सारे सैंपल्स को उन्होंने सीजियम क्लोराइड में डाला, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीजियम क्लोराइड में डाला, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14, तो जब हमने N14 में डाला था ना, उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या था, हैड हाइब्रिड मीन्स इंटरमीडिएट डेंसिटी, N15 भी था N14 भी था, एंड द डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर फ्रॉम अदर, मतलब अगर हमने 20 मिनट बाद किया, 20 मिनट्स के बाद किया अगर हमने, तो हमने क्या देखा कि सारे हाइब्रिड है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, सारे हाइब्रिड ही थे। बट जब हमने 40 मिनट्स के बाद देखा, तो हमने क्या देखा कि उसमें हाइब्रिड भी थे और लाइट डीएनए भी थे, एंड 40 मिनट्स के बाद हाइब्रिड और लाइट डीएनए का अमाउंट एकदम बराबर था। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी ना पहले, अगर जैसे 2 सेल्स हैं, उनके अंदर N15 है, 20 मिनट्स के बाद क्या होगा, वो 4 सेल्स बन जाएंगे, क्योंकि N14 मीडियम है, तो ये सारे हाइब्रिड होंगे। फिर 20 मिनट्स के बाद अगर इनिशियल से देखें तो 40 मिनट्स हो गए, 20 + 20 40। अब क्या होगा, 4 तो सेल्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ हैवी आइसोटोप होगा, एंड 4 सेल्स ऐसे होंगे जिनमें हाइब्रिड होगा। तो आपने देखा 4 हो गया, 40 मिनट्स के बाद में जितने हैवी हैं उतने ही हाइब्रिड हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, जब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ना, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, बट अभी लेट्स फोकस ऑन एनसीईआरटी। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। अब ये तो जो था एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये तो किया था मेसल्सन एंड स्टाहल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। सिंस ये मेसल्सन एंड स्टाहल ने किया था, कब किया था, 1958 के अंदर किया था, ठीक है। एंड उसी साल जो है टेलर एंड उसके कलीग्स ने विशिया फाबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि एक प्लांट था। जो मेसल्सन एंड स्टाहल उन्होंने इकोलाई पे किया, इन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट विशिया फाबा पे किया था, बट वहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज़ की थी। जो मेसल्सन एंड स्टाहल में था, वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का यूज़ नहीं था, वहाँ पर सिर्फ हैवी या लाइट एंड नाइट्रोजन थी। बट यहाँ पर था यूज़, किस चीज़ का था यूज़, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पर डेफिनेटली यूज़ था। रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पर जो है यूज़ जो था वो था यहाँ पर, ठीक है। बट ये एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन वाला टॉपिक डिटेल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से ज़रा आप मेरी बात समझना, हम भी आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, मशीनरी एंड एंजाइम तक ही हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसी में आपको डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए एक बार आप 10 सेकेंड्स लगाइए एंड थोड़ा सा पिछला पढ़ लीजिए। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। चलिए, इन लिविंग सेल सच एज इकोलाई, यहाँ पे अब वो फिर से इकोलाई के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से वो किसकी बात कर रहे हैं, इकोलाई के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर वो प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इतना फर्क होता है कि प्रोकैरियोट्स में वी हैव ओनली 1 रेप्लिकॉन एंड यूकैरियोट्स में वी हैव मोर देन 1 रेप्लिकॉन, ठीक है। रेप्लिकॉन नहीं समझ में आया तो बेटा डिटेल में एक बार कहीं से पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो फिर कोई और चैप्टर पढ़ लो अभी के लिए, है ना। इन लिविंग सेल सच एज ई कोलाई, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं से तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, पढ़ लेना चाहिए था वैसे आपको एक बार ही तो, है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला, है ना। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे उन्होंने ना मेजरली दे टॉक्ड अबाउट प्रोकैरियोट्स ओनली, नॉट यूकैरियोट्स, बट द डिफरेंस इज जस्ट वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अबाउट एंजाइम्स. तो बेसिकली मैं आपको ना इसको पढ़ते हैं. मेन एंजाइम जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डीएनए की पॉलीमराइजेशन के लिए, वो कौन सा होते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. हम इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं? हम इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इस कारण से बोलते हैं क्योंकि पहला तो इसका जो पॉलीमराइजेशन होता है वो जो टेम्पलेट डीएनए को देख देख के वो पॉलीमराइज करता है. ठीक है, किसको देख के पॉलीमराइज करता है? टेम्पलेट डीएनए को देख देख के पॉलीमराइज करता है. ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएनए पर डिपेंडेंट है. और क्योंकि ये डीएनए को पॉलीमराइज करता है इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये एक क्या है बच्चे? ये एक डीएनए का पॉलीमरेज है. ठीक है जी, हाँ जी. रेप्लिकॉन क्या होता है बच्चे? मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ. रेप्लिकॉन क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन डीएनए जिसमें इंडिपेंडेंट इवन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होता है. मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो डीएनए में होती है जहाँ पर इंडिपेंडेंटली डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो चल रहा होता है. एंड रेप्लिकॉन के ऑलमोस्ट सेंटर पर एक पॉइंट होता है ऑरिजिन जहाँ पर डीएनए खुलता है. ठीक है, रेप्लिकॉन के सेंटर पर प्रेजेंट होता है ओरिजिन, वहाँ से डीएनए खुलता है, वहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, यूकैरियोट्स का डीएनए प्रोकैरियोट्स के डीएनए से बड़ा होता है, बट यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं. ठीक है, एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही रेप्लिकॉन होता है बट वो बड़ा होता है. यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट्स के सारे रेप्लिकॉन्स को जोड़ेंगे तो प्रोकैरियोट्स का ही पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, प्रोकैरियोट्स का डीएनए छोटा है इसलिए उसमें रेप्लिकॉन जो है वो एक ही है और उसको भगवान ने थोड़ा सा लंबा कर दिया है ना, बस इतनी सी बात है. यूकैरियोट्स के अंदर हम ओरिजिन बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर हम ओराई बोलते हैं. ठीक है, ओके जी. अब जब ओरिजिन होता है ना बेटा, उसके दोनों साइड पर रेप्लिकेशन चलती है. एक साइड पर रेप्लिकेशन नहीं चलती, दोनों साइड पर रेप्लिकेशन चलती है. ठीक है, तो चलो एनसीईआरटी देख लें एक बार. मेन एंजाइम बता दिया. क्यों बोला इसको ऐसे, मैंने आपको वो भी समझाया. क्योंकि ये डीएनए को टेम्पलेट यूज करता है टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. और ये जो एंजाइम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि एक तो इनको कम टाइम में ज़्यादा काम करना है और वो भी सही तरीके से करना है. कितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी इनकी, अब सोचो. These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze the polymerization of large number of nucleotides in a very short time. All right? Yes. E. coli has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair. ठीक है, इकोलाई के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर. Is that clear? Compare it with human whose diploid content is 6.6 into 10 to the power 9 base pair. अब देखो यहाँ पर होता क्या है ना बच्चे, ई कोलाई की जो रेप्लिकेशन है ना 20 मिनट्स में होती है. यहाँ पे 18 लिखा है, गलत लिखा है. ठीक है, एवरेज रेट मतलब अगर हम देखो एवरेज रेट क्या हो रहा है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में उनको देखो हमें पता है कि इकोलाई के अंदर टोटल बेस पेयर कितने हैं 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर. मतलब अब देखो एक स्ट्रैंड तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, हमें एक ही स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है और एक स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 4.6 इंटू 10 to the power 6 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. इसलिए तो हम बोलते हैं 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर्स होते हैं. समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब क्योंकि रेप्लिकेशन जो है वो 20 मिनट्स में हो जानी चाहिए, उसके कारण हम बोलते हैं कि पॉलीमराइजेशन जो है कैलकुलेशन करके देखा गया है, अपने को उसमें नहीं जाना है. 2000 बेस पर अगर पर सेकेंड वो बनाएगा तभी बात बनेगी 20 मिनट्स में. ठीक है, नॉट ओनली डू दिस पॉलीमराइजेस हैव टू बी फास्ट, सिर्फ इनको फास्ट ही नहीं होना पड़ता, बट दे ऑल्सो हैव टू कैटेलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी.
एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू द म्यूटेशन। म्यूटेशंस तो इतनी जल्दी नहीं होती है ना बेटा, क्योंकि वो डीएनए सेटिंग कर लेता है। एंड दूसरी बात, एनर्जेटिकली ऑल्सो रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसमें एनर्जी बहुत जाती है, एनर्जी इसमें बहुत जाती है। समझ में आया जी? हाँ जी। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस। In addition to acting as a substrate, they also provide the energy for polymerization of the reaction. Actually इसमें होता क्या है, पहले आपको वो ये बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमराइजेस जो है इनको फास्ट तो होना ही पड़ता है, बट उसके साथ साथ में इन्हें एक्यूरेट भी होना होता है। ठीक है, फास्ट होने के साथ साथ में एक्यूरेट भी होना होता है, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हो गई रेप्लिकेशन के दौरान, कोई भी मिस्टेक अगर हो गई रेप्लिकेशन के दौरान, तो बच्चे म्यूटेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? म्यूटेशन हो जाएगी। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन कैन लीड टू म्यूटेशन। एंड इसके साथ साथ में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जेटिकली ऑल्सो इसमें एनर्जी भी बहुत लगती है। देखो, अगर आपको चीज़ें फास्ट करनी है, वो भी एक्यूरेट करनी है, क्योंकि अगर एक्यूरेट नहीं होंगी तो म्यूटेशंस हो जाएंगी, तो एनर्जी तो लगेगी ना यार उसमें। अब एनर्जी कैसे होती है? जो हम न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ रहे हैं ना, उनके आप तो एक ही फॉस्फेट की बात करते हो, बट एक्चुअली में ना वो 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, और 2 फॉस्फेट ना हट जाते हैं प्रोसेस के दौरान। और जब वो 2 फॉस्फेट हटते हैं ना, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है, जो न्यूक्लियोटाइड भी बोल देते हैं, जो आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ तो रहे हैं, जुड़ तो वो रहे हैं, डेफिनेटली जुड़ रहे हैं वो, बट they are serving the dual purpose, they are serving the dual purpose। जुड़ तो रहे हैं, बट उसके साथ साथ में they are also providing the energy, they are also providing the energy for what? For polymerization reaction, they are also providing the energy for polymerization reaction। Is that clear to you? अब देखो, वो कह रहा है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमें अकेला एंजाइम ही नहीं चाहिए, इसके साथ भी हमें बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है, डीएनए बहुत लंबा है, तो हम एकदम से सारा डीएनए नहीं खोल सकते हैं, इसलिए हम कुछ कुछ पोर्शन में डीएनए खोलते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं और उस पोर्शन को बंद कर देते हैं, फिर दूसरे पोर्शन में खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर तीसरे में खुलता है। बट ऐसा नहीं है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही खुला हुआ है, नहीं, एक टाइम से 10-12 खुले होते हैं रेप्लिकॉन्स, एंड फिर वो बंद हो जाते हैं, फिर दूसरे खोलते हैं, बंद हो जाते हैं, दूसरे खुल जाते हैं। अगर वो सारा ही डीएनए खोल देंगे ना, तो मामला उलझ जाएगा, इसलिए थोड़ा डीएनए खोलते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में, तो उसमें वो ओपन कैसे करते हैं ओरिजिन पे? हाउ डू दे ओपन इट? दे ओपन इट विद द हेल्प ऑफ द हेलिकेस एंजाइम। हाउ डू दे ओपन इट? दे ओपन इट विद द हेल्प ऑफ द हेलिकेस एंजाइम। ठीक है, एंड उसके साथ में अब देखो, ताकि ये डीएनए जो है वो ओपन ही रहे, बंद ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की। आई एम सॉरी, हेलिकेस जो है वो क्या करता है, ओरिजिन पोजीशन पर डीएनए जो है उसे ओपन करता है। ठीक है, उसके साथ में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उसको ओपन रखता है। एक बार ही खुल गया, बट बंद भी तो हो सकता है, तो उसे ओपन रखने का काम कौन करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और अब देखो, एक जब चीज़ खुलती है, धागे को कभी अगर डबल धागा ना आपके पास में, एक कभी धागा लेना, आप साइड से बांध देना, डबल धागा कर लेना, उसको डबल धागा करके ना साइड से उसको बांध देना। जब तुम उसे सेंटर से खोलोगे ना, तो साइड पे जो है उलझने पड़ जाती हैं कॉर्नर्स पर, तो वो कॉर्नर्स पर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ना हो जाए, उलझने ना पड़ जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? बट यूकैरियोट्स के अंदर हेलिकेस टोपो आइसोमरेज नहीं होता। ठीक है, हेलिकेस टोपो आइसोमरेज नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, बट हेलिकेस और टोपो आइसोमरेज नहीं होता। इसके बजाय इसके पास में एक ही एंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं डीएनए गायरेज। ठीक है,
फिर एक चीज़ होती है कि डीएनए की ना दो दो सिचुएशंस होती हैं। पहला वो कहता है 5' to 3' पॉलीमराइजेशन करना है, दूसरा इस ये खुद स्टार्ट नहीं करता, इसको पहले से कोई चीज़ बनी हुई चाहिए, एक प्राइमर चाहिए इसको। अब वो प्राइमर कौन बनाएगा, एक बारी कहते हैं स्टार्टिंग कौन कर देता है, स्टार्टिंग कर देता है एक बारी हमारे पास में, स्टार्टिंग कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज एक बारी रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। फिर ये निकल के जाते हैं, हम उतार देते हैं बाद में प्राइमर को हम लोग, ठीक है। एक बार प्राइमर बन जाते हैं फिर आगे वो 5' to 3' जो है पॉलीमराइजेशन करता है। तो एक स्ट्रैंड पे तो एक ही प्राइमर से काम चल जाता है, उसे तो हम कह देते हैं कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रही है वहाँ पे, और उसे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोल देते हैं। बट एक पे नहीं होता, उसे हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, और उसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और जहाँ पे कंटिन्यू चल रही है उसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये सब चीज़ें आई थिंक आप पढ़ के आए हो, है ना, तभी आप एनसीईआरटी रीडिंग में आए हो, ठीक है। एंजाइम्स की बात करें तो वी हैव हेलिकेज जो डीएनए को ओपन करता है, देन वी हैव सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वी हैव टोपोआइसोमरेज। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन तो इसके पास में होता है प्रोकैरियोट्स के बाद में, बट हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज की जगह पर डीएनए गाइडेंस होता है प्रोकैरियोट्स में। वी हैव अ प्राइमेज जो कि एक बार आरएनए का एक प्राइमर बना देता है एंड फिर उसके बाद में डीएनए पॉलीमराइजेशन अपनी शुरू करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है, ओके। तो एक बार ये जो है गैप जो है वो कौन फिल करता है, डीएनए पॉलीमरेज ही फिल करता है। जब वो प्राइमर को हम हटा देते हैं तो क्या बच जाते हैं, जो फ्रैगमेंट्स बच जाते हैं ना, बीच बीच में से प्राइमर निकल गया, अब क्या बच गए, पीछे फ्रैगमेंट्स बच गए, उन फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। प्राइमर को हम रिमूव कर देते हैं तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स दिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। उनको फिल करने वाला भी कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज ही होता है। एंड देन हम उस लाइगेज उसकी सीलिंग जो है वो कर देता है। लाइगेज क्या कर देता है बच्चे, उसकी सीलिंग जो है वो कर देता है, ठीक है, ओके। तो यूजुअली तो ये सारे काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है, ठीक है। ये रीडिंग भी कर लेता है, ये एक्यूरेसी भी देख लेता है ना, सारी 3' to 5' ये रीडिंग कर लेता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी दिखा लेता है। बट प्राइमर को रिमूव कौन करता है, प्राइमर को रिमूव करने वाला होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, प्राइमर को एक्सोन्यूक्लियस मतलब उसको हटाता है, उसे काटता है, वहाँ से कट करता है, उसे 5' to 3' ही करता है वो भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी अदर एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से हो, एकदम सही हो, एक्यूरेट हो और फास्ट हो, ठीक है। तो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स बहुत बड़े हैं तो एकदम से तो हम उसे नहीं खोल पाते हैं, तो रेप्लिकेशन जो है इट अकर्स इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, 5' to 3'। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा ना चैप्टर उनके लिए ये चीज़ बहुत बोरिंग है। आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक व्हाई आर यू इवन स्टिल हियर इफ यू हैवंट रेड द चैप्टर। यू शुड बी सीइंग ईदर सम वन शॉट वीडियो जिसमें सिचुएशन ने लिख के पढ़ाया हुआ है, और यू शुड बी सीइंग अ डिटेल्ड सेशन अगर आपके पास में टाइम है। बट डायरेक्टली एनसीईआरटी पे कूदना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। चैप्टर पढ़ो फिर आओ एनसीईआरटी पे, चैप्टर भी समझ में आया हो तभी एनसीईआरटी पढ़ो। ऐसा नहीं है कहीं से भी चैप्टर पढ़े, नोट्स हैं बट समझ नहीं आया, उसका कोई फायदा नहीं है। नोट्स है, नोट्स की एक एक लाइन आती है, एटलीस्ट इस टॉपिक की आती है जो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, then तो it's good, it's gonna benefit you. But if you haven't, if you have just made notes in your coaching institutes, you've gone and they've just made the notes but you don't know what's written in the notes, then it's of no use. Better see some video on the internet. अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर मेरा वेट करिए, मैं ही डाल दूंगी, बट अभी तो नहीं है ना, तो अभी के लिए you watch someone else's and यहाँ से you can do NCERT reading, ठीक है, ओके। DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization all in one direction, that is 5' to 3', ठीक है। इससे वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अगर ऐसा होता है कि डीएनए कहीं से भी पॉलीमराइज कर लेगा तो बढ़िया था ना, बट नहीं, इसने कंडीशंस घुसा दी बीच में, तो 5' से 3' करूँगा। बहुत स्टबर्न है ये, जिद्दी है ये,
तो एक स्ट्रैंड तो बेटा एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' में कर लेगा, दूसरे पे तो 3' to 5' करना पड़ेगा ना, बट नहीं, इसको वहाँ पे चाहिए। ये अब डायग्राम देख लो एनसीईआरटी में, ये देखो, ये ठीक है। हाँ, तो जिस स्ट्रैंड पे इसको 3' पे 5' सिंथेसाइज करना पड़ जाता है वो तो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। मतलब अब ये सिंथेसाइज 3' to 5' कौन से पे इसको करना पड़ेगा, जहाँ पर वो स्ट्रैंड खुद 5' to 3' है ना। अगर स्ट्रैंड खुद 5' to 3' है तो उसके ऊपर सिंथेसिस 3' to 5' होनी चाहिए। तो वहाँ पर बारी बारी रेप्लिकॉन आएगा, बारी बारी प्राइमर आएगा, फिर डीएनए करेगा, फिर प्राइमर आएगा, फिर डीएनए करेगा। मैम बारी बारी क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, एक रेप्लिकॉन आएगा, फिर होगा, फिर दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क करेगा, दोबारा प्राइमर आएगा। नीचे वाले स्ट्रैंड में क्या है, वो 3' to 5' है, तो वो उसको अलाउ कर रहा है 5' to 3' करने में। तो हमेशा क्या हो रहा है, एक प्राइमर से काम चल जा रहा है, एक प्राइमर से काम चल जा रहा है, एक प्राइमर से काम चल जा रहा है, ठीक है। ओके, तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है जिसके ऊपर 5' to 3' पोलैरिटी होती है। जिस स्ट्रैंड के ऊपर की पोलैरिटी 5' to 3' है वो डिसकंटिन्यूस है, जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि 5' to 3' वाले पर सिंथेसिस 3' to 5' होगी। The discontinuously synthesized fragments are later joined by the enzyme DNA ligase. DNA polymerases on their own cannot initiate the process of replication. Replication does not initiate randomly at any process in DNA. There is a definite region in the E. coli DNA. ये E. coli की बात कर रहा है इसलिए E. coli लिखा है इसने, but even यूकेरियोट्स में भी ऐसा ही होता है। Such regions are termed as origin of replication, ORI, but eukaryotes में you call it as origin, not ORI, because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during the recombinant DNA processes, requires a vector. यहाँ पे वो आपको क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए ऑरिजिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं एंड हम चाहते हैं उसका नंबर बढ़े, तो जिस वेक्टर के अंदर हम उसे घुसा रहे हैं वहाँ पे ऑरिजिन होना बड़ा ज़रूरी है। अगर उसमें ऑरिजिन नहीं है तो आपने वेक्टर में डाला, आपका डीएनए एक था तो एक ही रह जाएगा, 10 थे तो 10 ही रह जाएंगे, 10 के 20, 20 के 40 नहीं होंगे। उसके लिए क्या चाहिए, ORI चाहिए। अब देखो ये एनसीईआरटी खुद बोल रही है, वी डोंट नो एवरीथिंग, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। In eukaryotes, replication in DNA takes place at S phase. The replication of DNA and cell division should be highly coordinated. Failure in the cell division after DNA replication results into polyploidy, which is a chromosomal anomaly. दिक्कत हो जाएगी अगर डिविजन अच्छे से नहीं होगी। बट थिंग इज दैट कि वी ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑल्सो हमें रेप्लिकेशन का उतना डीप स्टडी नहीं पता, बट जितना आपको पढ़ना है वो हमें पता है। ठीक है, सो यस, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ट्रांसक्रिप्शन के साथ में। सो हैव अ गुड डे, ओके, एंड इफ यू गोना स्लीप देन हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।